नमस्कार, मैं ब्रिजेश सर। बच्चों, इतिहास में भी बड़ी छोटी-छोटी चीज़ें जो हमसे अगर मिस्टेक हो जाए तो शायद हम लोग उससे हमारा नंबर कम हो जाए। चाहे वो सुपर टेट का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे हम सी टेट के एग्ज़ामिनेशन दे रहे हों, यूपी टेट के एग्ज़ामिनेशन दे रहे हों, उन सब में बड़ा ही छोटा-छोटा चीज़ पूछ देता है जब इतिहास से रिलेटेड, तो हम कर नहीं पाते। जैसा कि अभी आने वाली परीक्षा में हम सब जानते हैं कि आने वाली परीक्षा में विशेष तौर पर एनसीईआरटी सी टेट की परीक्षा पास करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। 6 से 8 के जो बच्चे होते हैं उनको एनसीईआरटी का ज़रूर पढ़ना चाहिए। जो बीए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हों, बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हों और उन्हें देना हो इतिहास पढ़ के, तो उसमें ये जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, वो आते हैं। पीसीएस की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं और उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं आप लोगों को प्रमुख राजाओं की राजवंशों की भाषाएं बताऊंगा और ये ऐसी टॉपिक है जो अक्सर लोग मिस्टेक कर जाते हैं, भूल जाते हैं। प्रमुख राजवंशों की कौन कौन सी भाषा है। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि गुप्त काल की प्रमुख भाषा क्या थी, तो गुप्त काल की अगर प्रमुख भाषा की बात करें तो प्रमुख भाषा संस्कृत थी गुप्त काल की, और प्राकृत थी। ये ध्यान रखिएगा। मुगलों की भाषा पूछें, मुगलों की राजकीय भाषा, जब मुगल वंश था उस समय राजकीय भाषा क्या था? उस समय फारसी भाषा थी। मुगलों की प्रमुख भाषा फारसी थी। सातवाहन वंश की प्राकृतिक जो भाषा थी कौन सी थी? तो सातवाहन वंश की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, पूछा गया है। चोल वंश की कौन सी प्रमुख भाषा थी? तो चोल वंश की प्रमुख भाषा तमिल थी, जो पूछा गया है। विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की भाषा तेलुगु थी, जो पूछा गया है। आर्यों की प्रमुख भाषा क्या थी? आर्यों की प्रमुख भाषा भी संस्कृत थी। शक लोग भारत में आए थे, शकों की प्रमुख भाषा क्या थी? इनकी प्रमुख भाषा भी संस्कृत थी। दिल्ली सल्तनत जब चल रहा था उनका शासन भारतवर्ष में, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुर्क लोग भारत पर शासन कर रहे थे। उनके समय में राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। यह भी ध्यान देना होगा। जैन धर्म की प्रमुख भाषा क्या थी? प्राकृत या अर्धमागधी। और बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा क्या थी? बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा पाली भाषा थी। तो है कि नहीं इंपॉर्टेंट? छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अगर कई बार उसको रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ शासकों के मकबरे पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बाबर का मकबरा कहाँ है, तो बाबर का मकबरा देश के बाहर अफगानिस्तान क्षेत्र काबुल में है। और पहले जब बाबर को दफनाया गया तो आगरा में आराम बाग में दफनाया गया था। लेकिन अगर उसका मकबरा है कहाँ, अगर ये पूछे तो हमेशा अफगानिस्तान के काबुल ही हमें लगाना है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। हुमायूं का ही मकबरा एकमात्र मुगल शासक का मकबरा है जिसमें सबसे ज़्यादा मुगल वंश के लोगों को दफनाया गया है। लगभग 7 से ज़्यादा लोगों को दफनाया गया है। शाहजहां का मकबरा कहाँ है? तो शाहजहां का मकबरा हम सभी जानते हैं, प्रेम की इमारत ताजमहल जो आगरा में है, आगरा में है शाहजहां का मकबरा। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? खुलदाबाद में मरा, महाराष्ट्र के दौलताबाद में उसको दफनाया गया है। तो यहाँ पर औरंगजेब का मकबरा है। इसी तरीके से जहांगीर का मकबरा अगर हम आपसे पूछें तो जहांगीर का मकबरा भी भारत में नहीं है। जहांगीर का मकबरा पाकिस्तान के लाहौर में है। यह हमें ध्यान देना होगा। और अगर हम इसी तरीके से और मकबरों की बात करें, शेर शाह सूरी का मकबरा अगर पूछा जाता है, सूरी वंश का संस्थापक था शेर शाह सूरी, इसका मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। यह भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से जहांगीर जो था, अगर एग्जैक्ट पूछे मकबरा लाहौर में कहाँ, तो लाहौर में शहादरा नामक स्थान है, वहाँ पर। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का मकबरा भी भारत में नहीं है। इसका मकबरा रंगून, जिसको म्यांमार कहा जाता है, वहाँ पर स्थित है। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण लोगों के मकबरों को पूछा जाता है। तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कि पूछी जाती हैं अक्सर।
शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो शेख सलीम चिश्ती का दरगाह आगरा में, फतेहपुर सीकरी। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली में। तो इस तरीके से आप इस मकबरों वाले टर्म को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। 2-3 बार वीडियोस को अगर आप सुनेंगे तो आपका मकबरा तैयार हो जाएगा, चाहे वो पीसीएस हो, टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, बीए एंट्रेंस हो, बीएड एंट्रेंस हो, सब जगह पर इतिहास के ये छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वह यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपको तैयार रखना चाहिए। इसी तरह संवत से पूछ दिया जाता है, विक्रम संवत की शुरुआत तो 57 ईसा पूर्व, न हो तो 58 ईसा पूर्व। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी, यही हमारा राष्ट्रीय संवत है, इसी पर हमारा राष्ट्रीय पंचांग बना है। गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी, न हो तो 320 ईस्वी। इसी तरह से हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी और इलाही संवत की शुरुआत जिसको अकबर ने शुरू किया था तो 1583 ईस्वी। तो यह संवत भी महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा। तो इतिहास की ये छोटी छोटी लेकिन मोटी और महत्वपूर्ण बातें आपके लिए इसीलिए मैं इसको बोला हूँ, आप इसको जरूर याद करिएगा। धन्यवाद। आज की वीडियो के लिए लाइक शेयर जरूर करिएगा बच्चों, आगे भी कुछ नई नई चीज़ें ऐसे ही बताता रहूँगा। धन्यवाद।